कल श्वसन में हम बताए थे श्वसन में हम बताए थे कि सांस आदमी लेता है बात मत करो, सांस आदमी जब लेता है छोड़ता है, इसके बाद गैसों का विनिमय होता है, फिर गैसों का परिवहन होता है और आंतरिक शोषण होता है जिसमें ऑक्सी शोषण आता है और अनॉक्सी शोषण आता है। ऑक्सी शोषण के फलस्वरूप अनॉक्सी शोषण के फलस्वरूप पायरुवेट से टूट करके लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है और वो जाकर के मांसपेशियों में क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। इसके बाद बताए थे कि लैक्टिक अम्ल जब जमा हो जाता है तो वहां से दर्द शुरू हो जाता है। अवायवीय शोषण के फलस्वरूप 4 एटीपी बनता है जिसमें 2 एटीपी खर्च हो जाता है और 2 एटीपी ऊर्जा के रूप में मिल जाता है। और ये जो क्रिया होता है कहां होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। कहां होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। कहां होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। बुझा रहा है ना? कोशिका द्रव्य में होता है। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सी या वायवीय श्वसन। ऑक्सी या वायवीय श्वसन। दरवाजा खोल के पत्थर लगा दो जब। ऑक्सी या वायवीय श्वसन, वैसा श्वसन जो देखो, वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। कहां होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसे ऑक्सी या वायवीय श्वसन कहा जाता है। इस श्वसन के फलस्वरूप अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इस श्वसन के फलस्वरूप अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इस श्वसन के फलस्वरूप अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। यह जो श्वसन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहा जाता है। अब बोलिएगा कि अभी तक तो हम लोग जान रहे थे कि ऑक्सीजन में खाली होता है, बिना ऑक्सीजनों के होता है क्या श्वसन? हाँ होता है। ऑक्सीजन ना रहे तब वो श्वसन होगा, उसी श्वसन में ऊर्जा कम मुक्त होगा और आदमी मरने के कगार पे चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। इसका प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन का पूरा चरण कहां होता है? कोशिका द्रव्य में। कहां होता है? कोशिका द्रव्य में। लेकिन अनॉक्सी श्वसन का पूरा जो चरण पूरा होता है वो पहला चरण होता है कोशिका द्रव्य में और दूसरा चरण कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें पायरुवेट अम्ल रासायनिक प्रक्रिया की एक श्रृंखला एवं विभिन्न एंजाइमों की सहायता से पूर्णतः ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके फलस्वरूप अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें ग्लूकोज जो है रसायन और एंजाइम के सहायता से बढ़िया से टूटता है। अब बढ़िया से टूटने के कारण इसमें जो ऊर्जा मिलता है वो उसके तुलना में बहुत ज्यादा मिलता है। उसके तुलना में बहुत ज्यादा मिलता है। जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, H2O बनाता है और 28,030 किलो जूल ऊर्जा मिलता है। और उसमें केवल कितना मिलता था? 54 किलो कैलोरी मिलता था ना। उसमें केवल 54 किलो, इसमें कितना मिलता है? 2830। बहुत ज्यादा ऊर्जा जो मिलता है इसमें मिलता है। बोलो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। इसका प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में तथा दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें पायरुवेट अम्ल रासायनिक प्रक्रिया की एक श्रृंखला एवं विभिन्न एंजाइमों की सहायता से पूर्णतः
ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके फलस्वरूप अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ऑक्सीजन शोषण है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला होता है। इसका प्रथम चरण कहां होता है बच्चों? कोशिका द्रव्य में। दूसरा चरण कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें पाइरुवेट अम्ल रासायनिक प्रक्रिया की एक श्रृंखला एवं विभिन्न एंजाइमों की सहायता से पूर्ण ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके फलस्वरूप अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की अभिक्रिया करके टूटता है CO2, H2O और 2830 किलो जूल ऊर्जा, 2830 किलो जूल ऊर्जा में। समझ में आ जाएगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो क्या कहलाएगा? अनऑक्सी शोषण। कौन सा शोषण? और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो क्या कहलाएगा? ऑक्सी शोषण। कौन सा कहलाएगा? अब इसमें से कुछ पॉइंट आता है। अच्छा एक बात बताओ, जो कोशिका द्रव्य में ऊर्जा मिला था उसमें ज्यादा मिला था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में मिला है वो ज्यादा मिला है? माइटोकॉन्ड्रिया में ज्यादा मिला है ना, क्योंकि कोशिका द्रव्य में जब हुआ था, कोशिका द्रव्य में हुआ था तो केवल 54 कैलोरी मिला था ऊर्जा। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जब वही पहला चरण इसमें और दूसरा चरण जब माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा तो 2830 ज्यादा ऊर्जा कहां से मिला? माइटोकॉन्ड्रिया से। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। यह पूछता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु एटीपी के 38 अणु ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। उसमें ऊर्जा 4 गो बनता था एटीपी। कितना एटीपी बनता था? जिसमें 2 एटीपी खर्च हो जाता था और 2 एटीपी बच जाता था। इसमें ऊर्जा कितना बनता है? 38। 2 पहले बनता है, इसमें भी वो वाला खर्च हो जाता है और 36 गो बाद में चला जाता है, पास हो जाता है। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं हम? तो पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहा जाता है समझ में आ गया होगा? क्योंकि कोशिका द्रव्य में जो हुआ उसमें केवल 4 एटीपी बना, इसमें कितना बना? 38 एटीपी। तो ज्यादा ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में ना बन रहा है। इसमें ग्लूकोज के एक अणु से 686 किलो ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लूकोज से प्राप्त 38 एटीपी ऊर्जा में से 55 से 60% ऊर्जा जीवों द्वारा उपयोग कर लिया जाता है, शेष ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। टोटल इतना ऊर्जा बन जाता है, इतना ऊर्जा बन जाता है कि टोटल यूज नहीं हो पाता है शरीर के लिए। केवल 50 से 60% यूज होता है, बाकी फेंक दिया जाता है, बाकी छोड़ दिया जाता है, बाकी खत्म हो जाता है। इतना ना खाना दिया गया कि उसमें से केवल आधे खा पाए, आधा क्या कर दिए वहां से फेंक दिए। तो उसी तरह से ये होता है। अब देखेंगे हम लोग मानव श्वसन तंत्र की क्रिया विधि, कि मानव श्वसन तंत्र क्रिया कैसे करता है। मानव श्वसन तंत्र जो है वो क्रिया कैसे कैसे करता है। देखिए, मानव श्वसन तंत्र की क्रिया विधि निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। अंतः श्वसन या निह श्वसन। अंतः श्वसन या निह श्वसन। अंतः श्वसन का मतलब सांस अंदर जा रहा है ना, सांस अंदर जाना ही क्या कहलाता है? अंतः श्वसन। इसके बाद क्या होता है? उच्छ्वसन। क्या होता है? उच्छ्वसन का मतलब सांस बाहर आ रहा है ना, उच्छ्वसन का मतलब सांस बाहर आ रहा है। इसके बाद गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय, गैसों का अदला बदली हुआ। गैसों का क्या हुआ? अदला बदली। फटाफट गैस एक दूसरे से चेंज हो गया। और इसके बाद होता है गैसों का परिवहन। गैसों का, गैस एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है। 4 गो चरण हुआ। कौन कौन चरण हुआ? पहले तो सांस अंदर लेगा आदमी, फिर सांस छोड़ेगा, जाके फेफड़ा में एक्सचेंज होगा ना, बदला बदली होगा। अब बदला बदली होने के बाद ढोना भी तो है, उठा के ले जाएगा जहां जहां पहुंचाना है वहां पर। ना समझ में आया क्या हुआ? कितने चरणों में पूरा होता है? 4 चरणों में। कितने चरणों में? कौन कौन बोलो? अंतः श्वसन, उच्छ्वसन, गैसों का विनिमय, गैसों का परिवहन। अंतः श्वसन में क्या होता है बताओ? हंस के बोलो। सांस अंदर जाता है। उच्छ्वसन में क्या होता है?
अगला, गैसों का विनिमय में क्या होता है? गैसों का अदला बदली ना। अदला बदली में क्या होता है? सीरा में से CO2 निकल करके फेफड़ा में आता है, और फेफड़ा में का O2 जो है धमनी में चला जाता है, रक्त में। रक्त में कौन उठा के उसको ले जाता है? फिर हीमोग्लोबिन कहां पहुंचाता है? कोशिकाओं तक, ऊतक द्रव तक। कहां तक पहुंचाता है? वहां से कोशिकाओं में फिर क्रिया होता है। कौगो क्रिया होता है वहां पे? 2 गो, एगो ऑक्सी और एगो। अगर बढ़िया से ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्सी, और ना मिला तो बढ़िया से ऑक्सीजन मिला तो कौन सा क्रिया हुआ? और ना मिला तो ऑक्सी शोषण के फल स्वरूप 38 ATP बनता है, अनऑक्सी शोषण के फल स्वरूप 4 ATP बनता है। ऑक्सी शोषण के फल स्वरूप ज्यादा ऊर्जा मिलता है, अनऑक्सी शोषण के फल स्वरूप ऑक्सी शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अनऑक्सी शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। समझ में आ जाएगा? ऑक्सी शोषण का पहला क्रिया कहां पूर्ण होता है? कोशिका द्रव्य में। दूसरा कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अनऑक्सी शोषण का पूरा क्रिया कहां हो जाता है? कोशिका द्रव्य में हो जाता है। ऑक्सी शोषण के फलस्वरूप अनऑक्सी शोषण के फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल जो जोड़ों में जमा हो जाता है, और जोड़ा से क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। अनऑक्सी शोषण के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है, जिससे हम लोग ऑक्सी शोषण के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है, जिससे हम लोग काम करते रहते हैं। चलिए देखते हैं अंतः शोषण या निःश्वसन। ये सब समझा चुके हैं पहले भी। सांस को अंदर लेना ही क्या कहलाता है? सांस जब अंदर जाएगा तो क्या कहलाएगा? बोलो। वायु जो अंदर जाएगा वो क्या कहलाएगा? वातावरण की वायु फेफड़ों में प्रवेश जो करता है उसे क्या कहा जाता है? वातावरण की वायु जो फेफड़ों में प्रवेश करता है क्या कहलाता है? जब डायाफ्राम नीचे की ओर संकुचित होता है तो सीने की पसलियां फैलती है, पेट की पेशियां सिकुड़ती है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। इससे बाहर के वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा वक्ष का वायु दाब कम हो जाता है, जिसे पूरा करने के लिए वायुमंडल की हवा नाक, नासागुहा, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली से होती हुई कुपिकाओं में प्रवेश कर जाती है, और दोनों फेफड़े हवा से क्या कर जाते हैं? डायाफ्राम नीचे आया, ये जो सीना का पसली है फूल गया, हवा प्रेशर इसमें कम पड़ा, प्रेशर इसमें कम हुआ, हवा का दबाव इसमें कम हुआ, फट देनी हवा इस नाक में, नासागुहा में, ग्रसनी में, कंठ में, स्वरयंत्र का कंठ हुए ना है, श्वास नली में, फिर फेफड़ा में जाके हवा क्या कर गया? भर गया। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? अंतः श्वसन। दोनों फेफड़े हवा से क्या हो गए हैं? अब इसमें से हवा निकलेगा भी ना, बोलो। तो इसमें होता है उच्छ्वसन। क्या होता है? जब डायाफ्राम ऊपर की ओर आता है, ऊपर की ओर होता है, तो पसलियां क्या होती हैं? अब दबती हैं, और जब पेट की पेशिया का दबाव पड़ता है तब फेफड़ा पिचकने लगता है, और उसमें भरी हुई गैसें ब्रोंक्स, ट्रैकिया और नाक से होती हुई डायाफ्राम ऊपर गया, प्रेशर पड़ा, हवा अंदर का कहां चला आया? बाहर। डायाफ्राम नीचे गया, प्रेशर कम हुआ अंदर का, तो बाहर से हवा कहां चला गया? तो दो गो क्रिया हो गया। पहला क्रिया में निःश्वसन और दूसरे क्रिया में बस बोलो। तीसरा होगा गैसों का विनिमय। आपको पता है फेफड़ों तक हवा पहुंच गया है, फेफड़ों तक हवा पहुंच गया है, फेफड़ों तक हवा पहुंच गया है। तो अब यहां से काम किसका है? अब हीमोग्लोबिन का, खून का ना। तो यहां पे जो हवा भरा हुआ है, इस हवा का अब क्या होने वाला है? विनिमय। क्या होने वाला है? लेन देन होने वाला है ना। फट देनी जो बाहर में जो कुपिकाओं के बाहर जाल बिछा हुआ है, किसका जाल बिछा हुआ है? धमनी और सीरा का। किसका? ये फट देनी कहता है कि ये भैया हमसे CO2 ले लीजिए, आप O2 दे दीजिए। क्या कहिए? CO2 दे दीजिए, ले लीजिए और O2 दे दीजिए। तो बोला कि हाँ हम इसी के लिए बैठे। अब फट देनी ये CO2 ले लेता है, CO2 ले लेता है और O2 दे देता है, कोई कंजूसी नहीं करता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है विनिमय। ठीक है, आपको पता है
ह्यूमन बॉडी कोई कंजूसी नहीं किया, सब दे दिया यहाँ पे ना, CO2 ले लिया और O2 दे दिया। आप लोग काहे कंजूसी करते हैं, पढ़िया ले लेते हैं, पैसा मेरा नहीं देते हैं, बताइए। फेफड़ा ये वो कंजूसी नहीं करता, फीस जमा कर दो जिसे इसका बाकी है। CO2 को वापस कर देता है और O2 को क्या करता है, ले लेता है। O2 को क्या करता है, इसी को कहा जाता है गैसों का, क्या कहा जाता है, गैसों का फेफड़ा में स्थित कुपिकाओं में भरी हुई वायु और कुपिकाओं के आंतरिक भित्ति से स्थित पल्मोनरी धमनी की शिराओं के रक्त के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का लेन देन जो होता है उसी को क्या कहा जाता है, गैसों का विनिमय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैसों का विसरण क्रिया द्वारा कुपिकाओं में भरी हुई वायु ऑक्सीजन के रक्त में चली जाती है। विसरण क्रिया द्वारा कुपिका में जो हवा भरा है कहां चला गया, रक्त में चला गया, और रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में चली जाती है। जब फेफड़ों पर दबाव पड़ता है तो कुपिकाओं में भरी हुई दूषित वायु क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। विसरण क्रिया द्वारा रक्त में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है कहां चलाता है, फेफड़ों में, कुपिकाओं में, और फेफड़ों में जो है कुपिकाओं में जो ऑक्सीजन है वो कहां चलाता है, रक्त में। तो ये जो विनिमय हुआ, लेन देन हुआ, उसी को क्या कहा जाता है, गैसों का विनिमय। क्या कहा जाता है, गैसों का, समझ में आ गया इतना, अरे बोलो। अगला क्या होगा, गैसों का परिवहन। अगला क्या होगा, गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन किसे कहा जाएगा, जैसे ही रक्त में ऑक्सीजन पहुंचता है तो उसे हीमोग्लोबिन नामक परिवहन प्रोटीन ग्रहण कर लेता है और रक्त के साथ आगे बढ़ जाता है। हीमोग्लोबिन ऊतक द्रव में ऑक्सीजन को छोड़कर मुक्त हो जाता है। वह ऑक्सीजन विसरण क्रिया द्वारा कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है, जिसकी सहायता से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोशिकीय श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप CO2 भी बनता है, जो साधारण विसरण क्रिया द्वारा ऊतक द्रव में आ जाता है। पुनः वह हीमोग्लोबिन से जुड़कर उसके साथ फेफड़ों तक आता है और उच्छ्वसन की क्रिया के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ऐसे इसको कल हम पूरा समझाए थे कि किस तरह से क्रिया होता है। देखिए बच्चों, गैसों का परिवहन होता कैसे है। जैसे ही रक्त में ऑक्सीजन पहुंचा, जैसे ही रक्त में ऑक्सीजन पहुंचता है तो उसे हीमोग्लोबिन नामक परिवहन प्रोटीन ग्रहण कर लेता है। रक्त में हीमोग्लोबिन पहुंच गया ना, गैसों का विनिमय जब हुआ, तो गैसों का जब विनिमय हुआ तो ऑक्सीजन कहां पहुंच गया, रक्त में। तो हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन है, वो उसको क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, और रक्त के साथ आगे बढ़ गया, रक्त के साथ आगे बढ़ गया। हीमोग्लोबिन ऊतक द्रव में ऑक्सीजन को छोड़कर मुक्त हो जाता है। हीमोग्लोबिन क्या किया, ऊतक द्रव में ऑक्सीजन को छोड़ा और मुक्त हो गया। वह ऑक्सीजन विसरण क्रिया द्वारा कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है, जिसकी सहायता से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोशिकीय श्वसन होता है। अब बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा श्वसन होता है, कोशिकीय यानी कि ऑक्सी श्वसन ना, ऑक्सी श्वसन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जब श्वसन होगा तो कार्बनिक पदार्थ टूटेगा, उसके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बन गया, CO2 बना। क्या बना, CO2, जो साधारण विसरण क्रिया द्वारा ऊतक द्रव में आ जाता है। पुनः वह हीमोग्लोबिन से जुड़कर उसके साथ फेफड़ों तक आता है और उच्छ्वसन की क्रिया के माध्यम से बाहर निकल जाता है। नाक से हवा प्रवेश किया फेफड़ा में, फेफड़ा से ये यहां पे गैसों का परिवहन हुआ। अब ये वायु कहां आ गया है, रक्त में। कहां आ गया है, रक्त में।
रक्त में हीमोग्लोबिन है, कौन है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन उठा करके रक्त को, पूरे ऑक्सीजन को कहां पहुंचा दिया? कोशिकाओं में। कहां पहुंचा दिया? कोशिकाओं में। कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन हुआ। ऑक्सीश्वसन के फलस्वरूप ग्लूकोज का विखंडन हुआ। ग्लूकोज के विखंडन के फलस्वरूप CO2 बना, जल बना, और क्या मिला? ऊर्जा। CO2 फिर क्या किया? हीमोग्लोबिन ग्रहण कर लिया और फिर उठा करके उसे कहां पहुंचा दिया? फेफड़ों में। कहां पहुंचा दिया? फेफड़ों में। अब फेफड़ों में उच्छ्वसन क्रिया द्वारा CO2 क्या हो गया? फिर से यहां पे बाहर। ये पूरे क्रिया को ही श्वसन का प्रक्रिया कहा जाता है। श्वसन किस तरह से होता है समझ में आ गया? है कोई दिक्कत है? चलो देखो, श्वासोच्छ्वास या श्वसन में अंतर। श्वासोच्छ्वास या और श्वसन में अंतर। श्वासोच्छ्वास किसको कहा जाता है? तो सांस लेना और छोड़ना। सांस लेना और छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। श्वसन किसको कहा जाता है? एक प्रक्रिया है। श्वसन एक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज अणुओं का विखंडन होता है और ग्लूकोज अणुओं का विखंडन होता है और ऊर्जा मिलता है। उसे क्या कहा जाता है? श्वसन कहा जाता है। जैसे श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर। यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। श्वासोच्छ्वास जो होता है कहां होता है? कोशिकाओं के बाहर। यह क्रिया कोशिकाओं के भीतर होती है। यह क्रिया कोशिकाओं के भीतर होती है। इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। श्वासोच्छ्वास में श्वास लेना है, छोड़ना है, उसमें एंजाइम का क्या काम है? उसमें एंजाइम का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। इस क्रिया में ऊर्जा नहीं उत्पन्न होती है। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, इसमें कोई ऊर्जा नहीं हुआ। ऊर्जा तो श्वसन में हुआ ना। असली ऊर्जा कहां उत्पन्न हो रहा है बताओ? जब कोशिका में हवा पहुंच रहा है और जब ग्लूकोज टूट रहा है। जब कोशिका में हवा पहुंचा और ग्लूकोज टूटा तब ना जाकर के ऊर्जा मिला। खाली हवा खींच लिए तो थोड़ा ना ऊर्जा मिल गया। तो श्वासोच्छ्वास के दौरान ऊर्जा नहीं मिलता है। ये बस श्वासोच्छ्वास क्या है? सांस लेना और छोड़ना, ऊर्जा, ये बस यही श्वासोच्छ्वास है। लेकिन श्वसन की क्रिया में क्या होता है? ऊर्जा मिलता है। आपको देखने से लग रहा होगा कि सांस लेना और छोड़ना ही श्वसन कहलाता है। अरे नहीं, जब तक ग्लूकोज अंदर जाकर टूटेगा नहीं तब तक समझ लो कि श्वसन की क्रिया पूर्ण नहीं हुआ। ना बुझाया क्या करें हम? यह एक भौतिक क्रिया है। भौतिक क्रिया क्यों है? क्योंकि बस ये हवा लेना है और गुब्बारा में हम लोग हवा भर देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, खाली सांस लेने और छोड़ने से अगर जिंदा रहना रहता तो गुब्बारा में हम लोग हवा भरते निकालते, हवा भरते निकालते, तब तो जिंदा हो जाता हूं। गुब्बारा में हवा भरते हैं और निकाल देते हैं। फेफड़ा में हम लोग हवा भरते हैं और निकाल देते हैं। अगर इतने श्वसन रहता तो गुब्बारा में भी हवा भरते और जिंदा बाहर निकालते तो वो भी श्वसन करने लगता। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। गुब्बारा में हवा भरना और फेफड़ा में हवा भरना और निकालना दोनों एक है। बस अंदर गया हवा, बाहर आया, श्वासोच्छ्वास, तो एक भौतिक क्रिया हुआ। लेकिन ये ग्लूकोज टूट रहा है, C6H12O6 O2 से विक्रिया किया तो CO2 बनाया, H2O बनाया। अब बताओ ये रसायन विज्ञान में ना होगा क्या? गुब्बारा में हवा भरने के लिए हम लोग केमिस्ट्री का प्रयोग करते हैं, फिजिक्स का प्रयोग करते हैं। उसमें प्रेशर देते हैं, इधर समूह से हवा भर जाता है। लेकिन इसमें रसायन का ना प्रयोग हुआ। तो यह एक कौन सा क्रिया है? रासायनिक क्रिया है। इसमें ऑक्सीजन का अंतग्रहण एवं CO2 का बहिक्षेपण होता है और इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप CO2 तथा ऊर्जा उत्पन्न होता है। चलो देखो फिर से अंतर देखते हैं। यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होता है। श्वासोच्छ्वास कहां होता है? कोशिकाओं के बाहर ही ना हुआ। फेफड़ा, इसमें कोशिका अंदर जाता है कहां? हवा बस फेफड़ा में गया, बाहर आया, तो कोशिकाओं के क्या होता है? ये बाहर। यह क्रिया कोशिकाओं के भीतर होता है। जब हीमोग्लोबिन उठा के ले जाएगा ना ऑक्सीजन को, तब जाकर के वहां पे श्वसन का क्रिया होगा। इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है।
इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है, इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है, इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होता है, इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होता है। श्वासोच्छ्वास में देखा जाएगा तो एक भौतिक क्रिया है। कौन सा क्रिया है? और श्वसन कौन सा क्रिया है? एक रासायनिक क्रिया है। श्वसन कौन सा क्रिया है? रासायनिक क्रिया है। इसमें शरीर के ऑक्सीजन का अंतग्रहण एवं CO2 का बहिक्षेपण होता है। ऑक्सीजन अंदर जाता है, CO2 बाहर आता है। इसमें क्या होता है? O2 लेता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है और उसके कारण क्या बनता है? CO2 बनता है। दोनों में अंतर क्या क्या है समझ में आ गया ना? समझ में आया? अभी देखिए, एक श्वासोच्छ्वास था, श्वासोच्छ्वास, और एक क्या था? श्वसन। क्या था? दोनों में अंतर देखते हैं। सबसे पहले तो सांस लेना और छोड़ना, यानी कि ये शरीर के, ये कोशिका के बाहर होता है, ये कोशिका के बाहर होता है। कोशिका से इसको मतलब ही नहीं है, ये कोशिका के अंदर होता है। इसमें ऊर्जा नहीं मिलता है, क्योंकि सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो ऊर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन श्वसन का क्रिया जब हो जाएगा, ग्लूकोज टूट जाएगा, तो ये इसमें ऊर्जा मिलता है। इसमें क्या होता है? ऊर्जा मिलता है। तीसरा दिक्कत क्या हुआ? श्वसन के फलस्वरूप, श्वासोच्छ्वास के फलस्वरूप इसमें CO2 का बहिष्करण, बाहर जाना, और O2 का अंदर आना होता है ना। इसमें क्या होता है? इसमें कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बनता है? CO2 बनता है। ये जो क्रिया होता है, इसमें यह श्वासोच्छ्वास एक भौतिक क्रिया है। कौन सा क्रिया है? क्यों भौतिक क्रिया है? क्योंकि सांस लेना और छोड़ना, बाकी कुछ नहीं होता है। ये जो है एक रासायनिक क्रिया है। कैसे रासायनिक क्रिया है? क्योंकि इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का। समझ में आ जाएगा ये कि क्या है श्वासोच्छ्वास और क्या है श्वसन? अरे बोलो। अगला अंतर आता है श्वसन और दहन में अंतर। श्वसन और दहन में, दहन की किसी को याद है? वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ जल करके उष्मा देता है और प्रकाश देता है, उसे क्या कहा जाता है? याद है? लंका दहन दिखाए थे। दहन कौन सा प्रक्रिया है? तो दहन और श्वसन में क्या अंतर है? श्वसन और दहन में क्या अंतर है? तो एक तरफ लिखेंगे हम लोग श्वसन और एक तरफ क्या लिखेंगे? दहन। श्वसन क्या है, दहन क्या है? देखो, श्वसन के फलस्वरूप ऊर्जा मिलता है, सबसे पहला अंतर। दहन के फलस्वरूप ऊष्मा मिलता है। दहन के फलस्वरूप क्या मिलता है? श्वसन के फलस्वरूप क्या मिलता है? इसमें ऊर्जा मिला, इसमें क्या मिला? ऊष्मा। श्वसन जो होता है कोशिकाओं में होता है, यानी कि शरीर में होता है ना ये। और दहन जो होता है कहीं भी हो जाएगा। दहन जो होगा कहीं भी हो जाएगा। दहन जो होगा कहीं भी हो जाता है। अरे अब ये जो आग जलाएंगे तो चल जाएगा, बाहर में भी हो जाता है ना इसमें। इसके बाद में ये इसके फलस्वरूप ऊर्जा मिलता है, इसके फलस्वरूप उससे मिलता है। श्वसन के फलस्वरूप हमें प्रकाश नहीं मिलता है। ऐसा होता है कि सांस लिए तो अंजोर हो गया है, ऐसा तो ना हुआ। लेकिन दहन के फलस्वरूप हमें क्या मिलता है? प्रकाश ही मिलता है। आग को लगता है तो देखिए नहीं, अंजोर हो जाता है, हो जाता है ना। श्वसन जैविक नियंत्रण में होने वाला एक रासायनिक एवं ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। यह बिल्कुल नियंत्रण में होता है, आराम से होता है। यह अनियंत्रित रासायनिक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। इसको तेज भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। क्या सांस को हम लोग तेज कम कर सकते हैं? ऐसा नहीं है ना कि जो 72 बार हृदय धड़कता है उसको हम 36 बार धड़काएंगे, और नहीं तो 136 बार धड़काएंगे। दोनों स्थिति में क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन हम लोग जब गैस पे खाना बनाते हैं तो तेज भी कर सकते हैं, मध्यम भी कर सकते हैं, उससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बहुत तेज भी हो जाता है, कभी कभी सिलेंडर फटता है जब, तो पूरा आगे लग जाता है। ऐसा होता है कि एकदम श्वसन खूब एकदम खतरनाक होने लगा, पूरा 10-20 आदमी का ऑक्सीजन एक साथ चल गया अंदर, ऐसा कभी होगा? तो ये एक बिल्कुल नियंत्रण में होता है ना। इसके फलस्वरूप क्या मिलता है? इसके फलस्वरूप क्या मिलता है थोड़ा समझाएं। कि जब दहन होगा तो ऊष्मा मिलेगा, आंच मिलेगा, और इसके फलस्वरूप क्या मिलेगा? हमें ऊर्जा मिलेगा। दहन के फलस्वरूप ऊर्जा नहीं मिलता है,
ऐसा होता तो आग लगा के आदमी दौड़ने लगता, ऐसा होता है? यह क्रिया एंजाइमों के सहायता से होता है, इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं पड़ता। यह कोशिकीय स्तर पर होता है। कोशिकीय स्तर का मतलब कोशिकाओं में होता है ना, यह कोशिकीय स्तर पर नहीं होता है, यह कोशिकीय स्तर पर नहीं होता है। बोलो दिक्कत है कहीं? बोलो। श्वसन जैविक नियंत्रण में होने वाली जैव रासायनिक एवं ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। दहन अनियंत्रित रासायनिक एवं ऑक्सीकरण प्रक्रिया है श्वसन की तरफ। इसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। दहन के फलस्वरूप ऊष्मा मुक्त होती है। श्वसन एंजाइम की सहायता से होता है। दहन में एंजाइम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह कोशिकीय स्तर पर होता है, यह कोशिकीय स्तर पर नहीं होता है। समझ में आ जाएगा?